ठीक। हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोगों ने कल बात किया था, जो एक वीडियो मैंने आपका बनाया था उसमें मैंने काफी कुछ कवर किया था, राउल्ट्स लॉ कवर किया था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो भी सिर्फ 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से इसके पहले जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया था कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करोगे, है ना। मैंने आपसे कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों भैया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे वाटर लिया, राइट, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया और इसमें आपने क्या ऐड किया? NaCl। क्या ऐड किया? NaCl। तो आपने तो क्या जाना कि आपने एक मॉलिक्यूल NaCl का ऐड किया, है ना। लेकिन आपको ये पता है कि जैसे किसमें जाएगा, सॉल्यूशन में, मतलब पानी में जाएगा, ये तुरंत टूट जाएगा किसमें? Na+ में, और Cl- में टूट जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने क्या किया, आपने तो एक मॉलिक्यूल की बात की, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, जब सॉल्यूशन बना तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल। क्या हो गए? 2 मॉलिक्यूल। तो देखिए जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वो जो नंबर्स के अकॉर्डिंग वेरी करें। जैसे आपने क्या पढ़ा था, केवल पार्शियल प्रेशर, तब तो यहाँ ठीक था कि आपने नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक तो हमने सोचा था, लेकिन जब ये टूट गया, 2 हो गया, तो क्या इफेक्ट हुआ उस प्रेशर पे, क्या इफेक्ट हुआ बॉइलिंग पॉइंट पे, क्या इफेक्ट हुआ फ्रीजिंग पॉइंट पे, और क्या हुआ इसके ऑस्मोसिस पे। तो याद रखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था, बस इसको मैंने कहा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं। मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी 4 है टोटल, उनमें आप किसी का नाम नहीं बदल सकते हो, है ना। मैंने आपको कहा था एज इट इज आपको याद करना। ये पहले ही लेक्चर का है, इसलिए लेक्चर बड़ा हो जाएगा, जबरदस्ती की बात मैं कर रही हूँ। मैंने आपको 4 टाइप बताया था। क्या बताया था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या बताया था आपको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या बताया था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात तो मैंने आपको बताई थी बेटा। मैंने कहा था कि जब आप बैठना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप ये बात नोट करके और अपने दिमाग में फीड करके बैठना, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने आपसे कहा था, अब एग्जाम्पल के साथ आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि आपने यहाँ पे पानी लिया, वाटर लिया, सही, वाटर ही लिया ना। सॉल्यूशन आपका जनरली वाटर पे बेस्ड होता है, एक्वस बोला जाता है, तो आप इसी को लेकर के समझो। दूसरा आपने क्या ले लिया, फिर से आपने दो बीकर लिया, उसमें भी आपने वाटर ले लिया, सही। अभी क्या किया आपने, एक में आपने मिला दिया वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या मिला दिया? वोलेटाइल। मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मैंने आपको बताया था ना। दूसरे में आपने क्या किया, ऐसा सब्सटेंस मिलाया जो कि क्या है? नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ये वेपर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ गए ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप ये बताओ कि अगर मैं मान लूं पानी का प्रेशर कुछ भी है, मान लेती हूँ मैं x है, इस पानी का प्योर पानी का प्रेशर x है, तो आपको ये बताना है कि किस केस में प्रेशर बढ़ेगा, है ना। आपको क्या करना है, ये बताना है किस केस में प्रेशर नहीं, स्पेशली वेपर प्रेशर किस केस में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 2 केस आपके सामने हैं, ओके, 2 केस हैं। अब आप ये सोचो, वेपर प्रेशर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो अभी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे वोलेटाइल है, मतलब पानी तो ऊपर जाएगा ही, साथ में कौन जाएगा? वोलेटाइल सॉल्यूट भी चला जाएगा। यानी यहाँ पे वेपर ज्यादा प्रेशर बनाएगा ना, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। जबकि यहाँ पे हमने अभी बात की, ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल। तो ये क्या करेगा भाई, देखिए पानी तो आपका जाएगा, सही, लेकिन सॉल्यूशन फेज में ये पानी को भी रोकेगा और कहेगा थोड़ा सा कम वेपर बनाओ। मतलब इस केस में आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही बात, एकदम आसान है। वेपर मतलब जो उड़ जाए, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। तो देखो आप ना, वोलेटाइल वाला उड़ रहा है, यानी ये वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है, जबकि ये वेपर प्रेशर घटा रहा है। अब आपको मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको एक बात पता चला कि प्योर फॉर्म में पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सही, लेकिन आपने जैसे ही उसमें क्या मिला दिया,
नॉन वॉलेटाइल सॉलिड पार्टिकल। एग्जांपल मैंने आपको एज इट इज कहा, आपका NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल, आपका शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का। यही आपको मिलेगा अभी एग्जांपल में, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाया तो आपका वेपर प्रेशर घट गया। क्या हो गया? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये तो केवल डिक्रीज हुआ। अब कितना डिक्रीज हुआ, है ना? जैसे आप कभी भी मैथ्स लगाते हो तो कैसे निकालते हो कि कितना डिक्रीज हुआ? तो आप क्या करते थे? पहला केस और फिर दूसरा केस और दोनों का क्या निकाल दें हम? रेशियो निकाल दें। क्या निकाल दें? रेशियो निकाल दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। मान लेते हैं कि प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या था? P नॉट। ठीक है, ये करना है ना एकदम मैथ्स में। मान लेते हैं कि प्योर फॉर्म में वाटर का प्रेशर क्या था? P नॉट। सॉल्यूशन फेज में इसका प्रेशर मैंने आपको बताया PS, S फॉर सॉल्यूशन। सही। अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्रेशर ये क्या है? ज्यादा है, ये क्या है? कम है ना? मैंने भी बताया ना कि आपको पता होना चाहिए कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा था जबकि सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है? कम है। एकदम सही बात ना। अब आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस हमेशा होता है, कभी भी याद रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे, ना फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे और मैथ्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव में जैसे आपसे मैंने क्या कहा, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए थे, ठीक है, मैंने 8 रुपए किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितना डिफरेंस हुआ? मैंने 8 दिया ना, 3 का डिफरेंस हुआ ना, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिवली आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब बताओ, आपको पॉजिटिव नंबर लाना है तो आप बड़े में से क्या करोगे? हमेशा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बड़े में से छोटा क्या करेंगे? माइनस। बड़ा कौन है यहाँ पे? P नॉट। सही, अभी बताया ना, वेपर प्रेशर कौन सा बड़ा है? आपका प्योर फॉर्म का, माइनस PS। देखिए आ गया डिफरेंस कि नहीं? इसी डिफरेंस को आपकी बुक में लिख रखा है डेल्टा P। क्या लिख रखा है? डेल्टा P। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आया है डिफरेंस, ठीक है। अभी क्या करना है, इस डिफरेंस को, पहले क्या था? पहले ये तो डिफरेंस आ गया ना, कितना चेंज हुआ। अभी आपको पता है कि जब प्योर फॉर्म में था, मतलब इनिशियली इसका वेपर प्रेशर कितना था? P नॉट था, ठीक है। तो देखा ही गया कि अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल दें, क्या निकाल दें? रेशियो निकाल दें, तो वो रेशियो मोल फ्रैक्शन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन। चलो हम लोग राउल्स लॉ थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने कहा हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा P is directly proportional to the mole fraction of the solute particle। आप यही तो पढ़ते थे ना, राउल्स लॉ ने पहले ही बता रखा है कि जो चेंज होगा प्रेशर में वो कितना होगा? जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। ओके, अब आपको पता है कि आप कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे। वो कांस्टेंट क्या था आपका? दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि प्योर फॉर्म में जो लिक्विड जितना वेपर प्रेशर लगा रहा है वही आपका कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं बात करूं, अगर मैं एक शब्द ये जो बोल रही थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप P नॉट को उठा लो और डिवाइड कर दो। तो देखो डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये तो करोगे, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। तो देखिए ध्यान से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का बस इतना सा कहना है कि अगर आप कभी भी वेपर प्रेशर का रिलेशन निकाल रहे हो, डिक्रीज कितना हो रहा है, तो वो हमेशा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। यही आपका क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए ध्यान से देखिए, जो चेंज आ रहा है आपका, क्या हो रहा है? जो चेंज आ रहा है किसका? प्रेशर का, उसको अगर आप ओरिजिनल प्रेशर से डिवाइड करते हो जो इनिशियल में था, तो किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन के ऑफ सॉल्यूट। ये याद रखिएगा, बिकॉज आपने ना सॉल्वेंट नहीं देखना, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखना है। ओके, अब थोड़ी सी बात ये आती है, आपको पता है ये बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप I से मल्टीप्लाई करते हो। अब ये I क्या है? I इज वांट ऑफ फैक्टर, जिसको मैं लास्ट टॉपिक, जब ये वीडियो का लास्ट होगा वहीं पे है, वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है डेल्टा P को हम ये भी लिख सकते हैं P नॉट, मैंने पहले लिखा है PS अपॉन P नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं? आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इनमें से कोई होगा। आप लोग क्या सोचते हो कि इनमें से कोई होगा? इनमें से नहीं होगा, ये जो पूरा टर्म आया है, क्योंकि आप रिलेटिव वर्ड तभी यूज करते हो जब आप इनिशियल से रेशियो निकाल देते हो किसी चीज का, कि क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, उसका जब आप रेशियो निकाल देते हो तो उसके लिए आप रिलेटिव वर्ड यूज करते हो, या आप
यूज कर लो, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, सब चीजों में आपके काम आएगा। ओके, तो ये देखिए आपका यही तो लिखा है, एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस बात को ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। अब बहुत टफ बुक, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो एनसीईआरटी, आपको बहुत टफ लगती है ना, चलो मैं देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आपने नोटबुक पे अगर लिखा है तो बस कनेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूशन की, तो इन्होंने कहा है फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, किसकी बात की है, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपने किससे निकाला है, दैट इज फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। किससे निकाला है, राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ने यही कहा था कि जो खुद का पार्शियल प्रेशर लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। दूसरी बात, आपको मैंने बताया चेंज निकालना है, क्या निकालना है, चेंज। तो चेंज मैंने क्या कहा, P01, अच्छा मैंने क्या लिया था, प्योर फॉर्म P01 फॉर सॉल्वेंट, अभी मैंने बताया था, मैंने इसको क्या ले रखा था, P0 ले रखा था। ओके, आप वहां से कंपेयर करो, ठीक है। दूसरा जो मैंने P1 ले रखा है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में ले रखा है, किसमें, सॉल्यूशन के केस में ले रखा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया था, PS लिख दिया था। वही बात तो लिखी ना, देखिए ये प्योर फॉर्म माइनस सॉल्यूशन फॉर्म, मैंने ये तो लिखा था ना, P0 माइनस PS। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, यहां से इन्होंने x1 की वैल्यू पुट की है। आपको अगर मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे सभी कंपार्टमेंट के, वो सम के 1 के बराबर होंगे, मतलब 1 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, इसको पुट कर दिया और P1 की वैल्यू पुट कर दी। देखिए P1 की वैल्यू पुट कर दी, राउल्ट्स लॉ से कर दिया ना। अब आपको पता है P1 क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया, 1 माइनस x1। आपको मैंने बताया था x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 1। तो आप बताओ x1 किसके बराबर होगा, अगर मैं x2 निकालना चाहूँ, क्योंकि x2 मुझे निकालना है, तो x2 हो जाएगा आपका 1 माइनस x1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे x1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 1 माइनस x2 करना चाहिए इनको, थोड़ा सा गड़बड़ किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने x1 पुट किया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। x2 निकालना है हमको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 आपका क्या हो सकता है, x2 के बराबर। देखिए यही तो है ना आपका लिखा हुआ है कि 1 माइनस x1 किसके बराबर है, x2 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मैंने अभी यही लास्ट में एक बात आपसे बोली कि कभी भी आपको कहानी करनी हो तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही यूज करोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट चलेगा। तो ध्यान से देखो, क्या मैंने अभी यही आपको कराया है, क्या कराया था, चेंज देखिए अपॉन प्योर फॉर्म में प्रेशर, सही, चेंज आपका ये था, प्योर फॉर्म में ही था, और x2 इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ पे इतना लंबा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप पहले ये जानो। आपको पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं बताती हूँ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, N2 N1 प्लस N2, ऐसे लिख लेंगे, फिर उनका दिमाग गायब। क्यों भैया, अभी जो 2 लिखा है, 2 में पहले आप क्लियर तो रहो कि ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, या तो फिर आप इस बात को जान लो कि 2 क्या है, सॉल्यूट आपने लिया है, या 1 सॉल्वेंट है। तो मेरी बात ध्यान से, इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, यहाँ पे सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट ही लेना है, आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो आपको पता है सॉल्यूशन दो ही चीज से मिलकर बना हुआ है, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो ये आपका टोटल मोल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके में केस बात किया है जो आप लोग लगाते हो, मतलब नीट IIT तक की मैं बात कर रही हूँ, कितना है, 12th नीट IIT। ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मेजर करना हो तो आप क्या करोगे, आप उसको बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मानोगे और नीचे वाले सॉल्यूट के मोल्स को इग्नोर कर दोगे। बिकॉज अगर आपने इसको इग्नोर नहीं किया, आप आंसर लाते रहोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है, हाँ, लेकिन ये इग्नोर करते हैं जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात मैंने अभी क्यों बोली, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है। आप क्या करोगे, मान लो आपके एग्जाम में एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया और आपने ध्यान नहीं दिया कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, आपसे ना बोले, आप चुपचाप इसको इग्नोर कर देना बस। यानी कि जब आपको फॉर्मूला लगाना होगा तो आप सिर्फ इतना लगा देना, आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये बहुत कम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो शायद, तो आपने पढ़ा कि कोई वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है तो ऐड करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये रीजन है, आगे लिख के लिखा हुआ है। देखिए ये तो मैंने आपको बोल दिया, ये मैंने आपको क्लियर भी करा दिया। देखिए क्या लिखा,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मैंने आपको बता दिया, जो कोई खास बात है नहीं। देखिए x2 का फॉर्मूला क्या रखा है, n2 n1 प्लस n2। मैंने अभी बताया आपको कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए फिर ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे मोल का फॉर्मूला रख दिया। मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो सॉल्यूट का हो गया n2, ये फॉर सॉल्यूट, सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा n1 क्या होगा आपका, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सेम फॉर्मूला है ना, लेकिन ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो इसको आपको रखना पड़ेगा, बाद में देखिए लिखा है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखिए इन्होंने दिखाया है W2 को, इन्होंने दिखाया है किससे, गिवन वेट, और कैपिटल M2 को दिखाया है मोलर वेट। देखिए नीचे आ जाएगा, सही, आप डिवाइड करो एकदम आसानी से आ जाएगा। इसको इन्होंने दिखाया है W1, इसको दिखाया है M1। देखिए पुट करिए, आसानी से सॉल्व। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं इसको भी डिराइव करके दिखा दूंगी। वैसे ये बहुत इजी सी बात है, कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड किया है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो M2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा, तो वही सेम कहानी देखिए, W2 अपॉन M2, M1 अपॉन W1। तो ये बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आगे कहानी दी हुई है आपकी कि अगर आपको पढ़ना है किसके लिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, ये भी बाहर लिख रखा है एनसीईआरटी में, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हो। एनसीईआरटी बता रही है क्या, नहीं एनसीईआरटी है क्या, चलो देखते हैं। आपने दिया नहीं है, बट एक चीज मैं बता दूं, आप लोग ना पुरानी वाली एनसीईआरटी उठाइए। मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग पुरानी एनसीईआरटी उठाइए। ये जो मैंने वर्जन उठाया एनसीईआरटी का, नहीं दे रखा है, सॉरी, पूरी मेरे को कहाँ गायब है, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन मिला ना आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें इसने नहीं रखा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखिए N2 यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई देखिए इन्होंने इग्नोर किया ना, ये पूरी कहानी लिख रखा है। देखिए N2 को हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसीलिए आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, N2 upon N1, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आप इसी से न्यूमेरिकल लगाओगे, आपके 100% न्यूमेरिकल लग जाएंगे 100। अगर आपने पहला वाला लगाया, ये वाला ना, हम पक्का कह रहे हैं 100%, तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। पूछो क्यों, मैं बताती हूँ। मान लीजिए N2 निकल के आया 0.001, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। दूसरा N1 आपका ले दिया है वाटर का, मान लो एक स्टैंडर्ड 5.5 मोल। अब आपको पता है अगर आप इसमें इसको ऐड करोगे, यार देखो ऐड करो, कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐड करके वापस से 0.001 से डिवाइड करो, आप इसको ऐड करके, तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, बिकॉज आपका टाइम किल होगा और कोई मतलब नहीं होगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ नहीं करना है, कभी भी पूछे वो जो पूरा का टर्म लिखा हुआ है ना, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, याद रखिएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, मोल फ्रैक्शंस। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका भी क्या यूज करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आप टोटल मोल नहीं यूज करोगे, वरना आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे फॉर्मूला वही है, बट मैंने कहा ना जो चीज इजी हो, क्योंकि आपको आता तो बहुत है, आप कर नहीं पाते हो, है ना। जैसे आप पढ़ते हो, आपको चीजें आ जाती हैं, अभी भी आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत आएगी एप्लीकेशन में। तो उस एप्लीकेशन के लिए आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे दूसरी, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लगा के देख लो, एकदम आसानी से मैंने बताया। देखिए मैं इस समय मैं को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन ही नहीं छूते हो, आप एकदम हालत खराब होती है, क्वेश्चन आप नहीं लिखते। क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर में लिखा है ना, प्योर के लिए क्या लिखोगे, P0, कितना दे रखा है P0, 0.850 दे रखा है ना। और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी है नॉन वोलेटाइल है, जिसको क्या किया इन्होंने, ऐड किया है किसी उस सॉल्यूशन में, कितना ग्राम ऐड किया, मतलब कि W2 दिया है, कितना 0.5 ग्राम। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पे बता दो कि आपको समझ आई कि नहीं है। दूसरा इन्होंने बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है, क्या दे रखा है, when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि आपको सॉल्वेंट भी दे रखा है। W1 कितना दे रखा है आपको, 39, ओके दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, फिर क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि आपको पीएस भी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.845, दिखा ना आपको, सब कुछ मिल गया। क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि आपका जो सब्सटेंस जो आपने घोला है उसका मोलर मास पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन T0 बताया था ना, इज इक्वल टू क्या बताया था, W2, क्योंकि अब मैं सीधे लिख रही हूँ ना किसका फॉर्मूला, मोल्स का, W2 अपॉन M2
इंटू M1/W2। सही हो गया ना। आपको पता है P0 कितना है, देखिए सिर्फ रखना है P0 कितना है this one एंड PS कितना है this one और P0। अब क्या करना है, W2 भी आपको पता है कितना है 0.5 ग्राम। सेम W2 कितना है, सॉरी W1 कितना है आपका 39। ओके, अब निकालना क्या है, अच्छा M1 आपको पता होना चाहिए, क्यों भैया, बेंजीन का मोलर मास दे रखा है कितना है 78 ग्राम, सब कुछ दे रखा है। देखिए 78 ग्राम, ये कितना दे रखा है 39 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 0.5 मैं लिख दे रही हूँ, ये कितना दे रखा है, सब आप बस सॉल्व करना है। P0 कितना दे रखा है सेम 0.850। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ M2 मोलर मास ही तो निकालना है ना, तो आसान हो गया। अब कैलकुलेशन भी जिसको नहीं आती भैया अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज देखो 12th क्लास में हो कॉन्सेप्ट ना है समझ में आता है, लेकिन अगर आपने भैया कंजूसी की 6, 7, 8, 9 में तो 100% उसका रिजल्ट यहाँ पे दिक्कत करेगा। बिकॉज मैंने क्या कहा, या तो आप बता दो कि मैम कैलकुलेशन नहीं होती। आप लोग की एक प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सच्चाई से बहुत भागते हो। एकदम सही बोल रही हूँ, सच्चाई से भागने का मतलब ये हो गया, आप कहेंगे अरे बस टीचर नहीं पढ़ा पाता है, हम तो पढ़ ही लेते हैं, हम तो टैलेंटेड हैं। टीचर के ऊपर मत उंगली उठाओ, खुद के ऊपर उठाओ। एक सिंपल सी कहावत है ना कि आप किसी तरफ एक उंगली उठाते हो तो 4 आपकी तरफ जाती है ना। तो याद करो 100%, टीचर तो याद आपको बता रहा है ना, आपकी दिक्कत कहाँ पे है कि कैसे जानेगा टीचर जब तक आप नहीं बोलोगे। और आजकल आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग के पास फोन है तो आप लोग टाइप करते हो, आप बोलो पहले प्रॉब्लम क्या है कि क्या मैम कैलकुलेशन भी नहीं होती, तो 100% उसका काम कराया जाए कि बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखाई जाए। तो जो प्रॉब्लम है आप उसको जब तक आप शेयर नहीं करोगे फिर उसका सॉल्यूशन मिलना टफ हो जाएगा। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं आप लोग खुश हो जाते हो, मैं बताता हूँ। कुछ टीचर आपसे कुछ ना कहते करने को, आपसे कुछ ना कहा जाए करने को, और फटाक से वो खुद कैलकुलेट करके और बस आंसर ला दें और भी देखो खुश, अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम सब कैलकुलेट। भैया सर एग्जाम में कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा ना। एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करनी है। और मैं एक चीज और बता दूं, आप रट नहीं सकते हो, डाटा बदल देता है। आपको क्या लग रहा है कि अभी मैं यहाँ कर दूं आप रटे रहोगे एकदम आराम से, क्वेश्चन सेम रहेगा। और बहुत ज्यादा सेम क्या हो सकता है आपका मोलर मास, क्योंकि मोलर मास आपको पता है कांस्टेंट होता है किसी भी स्पीसीज का। तो लेकिन डाटा बदलेगा तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और यहीं पे चालू रहो, कर लो, सॉल्व कर लो, जो दिक्कत है उसको तुरंत कमेंट कर दो, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप बताओ कि मैम कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो फिर आपको आगे देखा जाए कैसे समझाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का वेपर प्रेशर घटता है, क्या हुआ, वेपर प्रेशर घटता है मतलब कि वो वेपर नहीं बनना चाह रहा है, यही तो मतलब हुआ ना कि वेपर प्रेशर घटने का मतलब वो वेपर नहीं बनना चाहता। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब सोचो, यानी वो बॉयल नहीं होना चाह रहा है, यही तो हुआ ना, वो बॉयल नहीं होना चाह रहा है, इसका मतलब उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सब कनेक्टेड है। आप लोग जो रखते हो ना बस केवल नाम याद रखो, बस नाम में लिखा है, नाम में आपके क्या लिखा है, इलेवेशन। इलेवेशन मतलब बढ़ना, इंग्लिश एलिवेशन मतलब बढ़ना ना। अगली है डिप्रेशन मतलब घटना। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे आपको मैंने बताया था इस केस में, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, सॉल्यूशन फेज में डाउन हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100% बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अब फिर वही सेम केस बताते हैं। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा, T नॉट बी ले लेते हैं, नॉट फॉर बी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं उस सिंबल्स यूज कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपने सॉल्यूशन बनाया, इसमें क्या मिला दिया आपने, NaCl ऐड कर दिया आपने फटाक से, ठीक, एक कुछ भी डाल दिया आपने जो क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बस क्या नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, आपने इसमें ऐड कर दिया। ओके, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो TBS, S फॉर सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन फेज में। ओके, अब ये बताओ, आपको मैंने बताया सॉल्यूशन फेज में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे एक बात और आ गई कि जो आपका TBS है दैट इज ग्रेटर देन TB नॉट, क्या है TB नॉट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा, डिफरेंस निकालना है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में आपको पता है बड़ा माइनस छोटा, यही करना है, बड़ा माइनस छोटा। अभी बताओ किसका बड़ा था, TB ऑफ S, मतलब कि सॉल्यूशन का ही तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा था ना, माइनस, और वैसे भी नाम में छिपा एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना, सॉल्यूशन में बढ़ा है और प्योर फॉर्म में कम था, ये हो जाएगा TB नॉट। देखिए इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा TB।
क्या लिख देते हैं, डेल्टा टी। ठीक, चेंज। अब क्या देखा गया, देखा क्या गया, एक्सपेरिमेंट से चीजें देखी जाती है। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं कहूँ ठीक है कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, तो अगर आप किसी में अमाउंट बढ़ाते जाओगे, क्या करते जाओगे, अगर आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे, सही, अमाउंट बढ़ाने का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ती जाएगी ना, सही। मान लो आपने पहले 10 ग्राम डाला, फिर 20 ग्राम डाला, तो जितना डालेगा उतना ही तो इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए इन्होंने मेजर करना पड़ता है मोलैलिटी। क्या करना पड़ता है, मोलैलिटी। इन्होंने क्या कहा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, दैट इज डेल्टा टीवी। क्या है, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात कही और इतने पेन का काम हो गया। अब आपको पता है कि ये क्या था आपका, दैट इज डेल्टा टीवी, ये था ना आपका एलिवेशन, इज इक्वल टू, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट लगता है, इसको उन्होंने नाम दे दिया केबी, केबी फॉर बी फॉर, इसको बोलते हैं इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अभी हम लोग आगे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अब आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। तो अब आपको क्या करना है, इसको फिर से आगे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, मतलब जितना ज्यादा आप अमाउंट बढ़ाओगे मोलैलिटी बढ़ेगी, तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आपको ना पहले एक्सप्लेन करता है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, फिर आप लोग को चीजें क्लियर आउट करता है। आपको पता है प्योर वाटर का, जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे। लेकिन आप जैसे इसमें NaCl मिला दोगे, क्या कर दोगे, NaCl मिला दोगे, कुछ बढ़ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल दिया, जैसे आपने बढ़ाया कि मान लीजिए 1.013 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा 100%। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके काम की इतनी खास बात है नहीं, खास बात ये है, देखिए क्या लिखा, the boiling point of solution is always higher than that of the boiling point of the pure solvent in which solution is prepared। मैंने आपको बताया ना कि जो boiling point होगा किसका, सॉल्यूशन का, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तो एक दो ग्राफ में बनाया है, देखिए क्या किया इन्होंने, सॉल्यूशन फेज में देखिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ जा रहा है, बढ़ गया, और सॉल्वेंट फेज में यहाँ पे जा रहा है। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाया गया है, ये देखिए वेपर प्रेशर बनाया आपने, ठीक। दूसरा क्या बनाया आपने, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रखा है उन्होंने। तो देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। डिफरेंस जो है उसी को डेल्टा टीवी बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, देखिए the boiling point of pure solvent and with the boiling point of solution, the increase in the boiling point, increase यही हुआ ना आपको, अभी मैंने बताया, is known as elevation of boiling point, and elevation of boiling point for dilute solution is directly proportional to its मोलैलिटी। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी। आपने क्या किया, इसको हटाया, एक कांस्टेंट आया, ये जो कांस्टेंट आपका आ रहा है, ये कांस्टेंट जो आपका आ रहा है Kb, इसको हम बोलते हैं क्या, ध्यान से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्या पूछा गया है, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, आपको पता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो, देखिए डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी। आपको पता है टीवी की यूनिट क्या लगेगी, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी, मोल पर क्या होगी, केजी। तो ये केजी पर होती है, ऊपर चला जाएगा, यानी कि केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखिए ध्यान से देखिए, 10 बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको डिफाइन करने को आया तो याद रखिएगा कि अगर आपका एलिवेशन भी 1 डिग्री का हो और मोलैलिटी भी आपकी क्या हो, 1 डिग्री 1 यूनिट मोलर सॉल्यूशन हो, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आपके एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द केवी, मतलब कि इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब फिर वही कहानी है, बार बार उसको क्या एक्सप्लेन किया जाए। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलैलिटी क्या होती है आपका, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका अभी मैंने बताया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला W2 सॉल्यूट का वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू
वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि W1 ये सॉल्वेंट वो भी किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए, ये kg में होना चाहिए। अगर kg में नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो W2 अपॉन M2 इंटू W1। आपको पता है केजी से इसको अगर किस में करना है, ग्राम में। अगर मान लो ये ग्राम में आपका है तो आपको ऊपर 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्यों भैया, बात वही आती है क्योंकि आप केजी को एक काम करो 1000 में चेंज कर लो तो आपका काम हो जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। ग्राम को केजी में चेंज करोगे वही कहानी आएगी। तो ध्यान से देखिए, दिस वाज द फॉर्मूला एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका फॉर्मूला है, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी क्या दी हुई है कि आपको निकालना हो अगर मोलर वेट, तो ये तो आप निकाल सकते हो ना, इस फॉर्मूले में यार आप फटाक से डाल के पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो बस सीधे अगर आपको यहाँ पे निकालना हो डेल्टा टीवी, क्या निकालना हो, डेल्टा टीवी, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, केवी से ना, केवी से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा टीवी आएगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आप याद रखना, एक चीज याद रखना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में स्पेशली बहुत हैवी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर वेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन की थोड़ा सा जरूरत है। क्वेश्चन ये ध्यान से देखिए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, भैया 18 है, मोल निकालो पहले। ग्लूकोज का वेट 180 डिग्री होता है, फटाक से आपने किया 0.1 मोल आ गया, सही बात है। सॉल्वेंट कितना है, 1 kg ऑफ वाटर, सॉल्वेंट भी आपको 1 kg दिया हुआ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है 0.1 अपॉन kg में ये तो 1, यानी कि मोलरिटी भी क्या आ गई 0.1, यानी इस मोलरिटी क्या आ गई 0.1। अच्छा आप लोग थोड़ा यूनिट बना दिया करिए, यूनिट लिख दिया करिए, क्योंकि मैं यूनिट नहीं लिखती हूँ, फटाक से काम करने के लिए इतना वो नहीं होता कि मैं करूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उठा करके रख दीजिए, देखिए डेल्टा टीवी फटाक से लगाइए, उठाइए, केवी कितना दे रखा है, दे रखा होगा ऊपर, मोलरिटी आ गई, आंसर आ गया आपका एकदम। अब पूछा कितना बढ़ा, तो आपको क्या करना है, पहले वाटर कितने पे 373 केल्विन पे बॉइल होता था, ये बढ़ा है ना, तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, ऐड कर देना है। एलिवेशन मतलब बढ़ा, जब सॉल्यूशन का बोले तो ऐड कर देना, जब सॉल्वेंट का बोले तो माइनस कर देना। फिर से सुनिए, जब सॉल्यूशन का बोले तो ऐड कर देना, जब सॉल्वेंट का पूछे तो माइनस कर देना, आपका काम हो जाएगा एलिवेशन का, ठीक है। सेम क्वेश्चन फिर से वापस यही कहानी, M2 पूछा होगा तो आप निकाल लेना, मोलर मास कोई बहुत खास है नहीं। अगर आप लोग को दिक्कत आएगा तो आप लोग प्लीज़ बोल दिया करिए कि मैम प्लीज़ बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि क्योंकि एग्जाम है यार, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैंने कहा ना एग्जाम के बाद इन वीडियोस को मैं हटा के फटाक से उसको हटा दूंगी, उसके बाद नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट होंगी जैसे कि चलनी चाहिए क्लास लाइव। ये सब बहुत शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी जल्दी काम किया रहा है, आपको रेगुलर पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और 100% मैं बोल रही हूँ आपको 6 मंथ में आपका कोर्स में करा दूंगी, नीट IIT एवरीथिंग, कोई भी होगा, नीट IIT JEE 6-7 महीने आप मुझे दीजिएगा, एकदम आपके टिप पे चीज़ें होंगी 100%, ओके। तो चलिए फिर आई थिंक इस वीडियो में मैं इतना ही करती हूँ, उसके बाद डिप्रेशन भी पढ़ा देती हूँ, उससे रिलेटेड है। अब आपको पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बस इतना ध्यान रखो। मैंने कहा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो देख लो ध्यान से, लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और है और सॉल्यूशन का कुछ और है, उल्टा चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कुछ और है फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे कुछ और, मतलब इसमें उल्टा केस है। यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा, और प्योर फॉर्म का ज्यादा होगा, उल्टा करना है बस। तो अब डिफरेंस निकालना है, देखिए बड़ा है कौन, प्योर वाला ना, ये प्योर फॉर्म वाला है, तो प्योर माइनस सॉल्यूशन फेज। देखिए अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने आपको भी बताया, आप सुनिए, मैं इतना स्किप क्यों कर दिया बेटा, मैं वही सेम चीज आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी जिसकी जरूरत है आप उतना पढ़ो, उसकी जरूरत पढ़ने की है नहीं आपको, तो देखिए आपका आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, सेम वही फॉर्मूला लेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। इसमें जो कांस्टेंट लगेगा Kf, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक। आपने एक शब्द सुना होगा, क्रायो मतलब ठंडा होता है, तो जब बहुत ठंडे के लिए यूज किया था, तो फ्रीजिंग पॉइंट आप घटा रहे हो तो क्रायोस्कोपिक, याद रखिएगा। सेम फॉर्मूला वापस में लगा देना है, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो Pf है उसमें से क्या करोगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करोगे, वरना आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एकदम स्किप कर रही हूँ, एकदम सेम फॉर्मूला आप जाकर कंपेयर करके पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। एक थोड़ा सा रिलेशन आपने दिया है कि अगर आप मान लीजिए ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर आपको Kf और Kv निकालना है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग के लिए होता है, आपको पता है, जब बॉइल होता है तो जो एंथैल्पी लगती है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और जब फ्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जहाँ पे R आपका गैस कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है, अभी बोर्ड क्लियर बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी नीट IIT थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो ये तो हो गई आपकी बात, तो इतनी कहानी हो गई। फिर सेम कोई क्वेश्चन लगाया है, मोल लिखवाया है और आप देख लो जाके TF निकाला। बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब बच रहा है लास्ट टॉपिक ऑस्मोसिस। तो मैं आपको बता दूं, आप ऑस्मोसिस के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर एक और बना दूंगी, एक लेक्चर और, उसका सोल्यूशन खत्म। तो ऑस्मोसिस की डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, उसको आप पढ़ के आइएगा, मैं आपसे पूछूंगी भी, आप लोग कमेंट करिएगा, या हो सकता है मैं लाइव चली जाऊँ, लाइव क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, तभी मैं ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगी। क्योंकि भाई अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा जल्दी वीडियो देने का कोई मतलब नहीं है ना, सीधी सी बात है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ वीडियो देने का। तो इसलिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट एंड चिल मार के एंजॉय करते रहो। टेक केयर, एंजॉय योर द डे नाइट जो भी है, और आप पढ़ते रहो बस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।